ली थी और फर्स्ट लॉ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया था। उसके बाद वी हैव डिस्कस कि फर्स्ट लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है और दूसरा इनर्शिया के बारे में। फिर हमने टाइप्स ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर लिया था। क्योंकि पहले का जब अगर हम रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, तो हमारी कंटिन्यूटी बन जाती है, जिससे हमें नेक्स्ट को समझने के लिए आसानी रहती है और हमें पता चलता है कि इससे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर लीनियर मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूनिट ऑफ फोर्स, इम्पल्स एंड रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। यूनिट आपको क्या नजर आ रही है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इफ वी आर टेकिंग SI यूनिट, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ वी आर टेकिंग CGS यूनिट। नाउ व्हाट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला? मास के लिए m रहने वाला है और वेलोसिटी के लिए L1 T-1, तो दिस विल बी m1 L1 T-1। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। मींस डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत ये पड़ी क्योंकि फर्स्ट लॉ मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दे पाया था फोर्स के बारे में। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन जरूर किया था, लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाया था। सो सेकंड लॉ की नीड पड़ी, और सेकंड लॉ को डिफाइन करने का और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फादर इक्वल टू मदर, फादर इक्वल टू माँ, F इक्वल टू माँ। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये रहेगी इसकी डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस कैन बी रिटन एज dp by dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जब भी आपको सेकेंड लॉ के बारे में मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन देनी हो कि आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको लिखना है। नाउ स्टूडेंट, मोमेंटम होती क्या है? अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को यहाँ से हटाऊं तो यू कैन से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp by dt। F will be equal to K dp by dt where K is constant of proportionality। अगर K की वैल्यू आप 1 ले लें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट इट एज F equals to dp by dt and what is P here? P is equal to mv, यानी कि we have to do d by dt of mv। Taking m outside, what is dv by dt? You know this is acceleration, so we can say F equals to ma, father equals to mother, and this is the final result for second law। इस तरह से न्यूटन के सेकंड लॉ ने फोर्स को मैथमेटिकल वैल्यू प्रोवाइड की, ये कहते हुए कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट प्रोवाइड करना है। ये रूल पूरी फिजिक्स के लिए आपको फॉलो करना है। इफ k इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू अज्यूम करेगा, तो k की वैल्यू 1 करने से हम पहुंच जाएंगे अपने फाइनल रिजल्ट पर कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ये बन जाएगा कि डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ कैन यू गेट मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस लॉ। ठीक है, नाउ वी विल एक्सप्लेन यूनिट ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स की यूनिट के बारे में सीखने वाले हैं। यूनिट यहाँ पर दो टाइप की रहने वाली है डियर स्टूडेंट। यूनिट ऑफ फोर्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर भी
सिस्टम, फर्स्ट इज एसआई सिस्टम एंड सेकंड इज सीजीएस सिस्टम। किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम? फोर्स के लिए। एसआई सिस्टम के लिए मास को लेना है 1 kg और एक्सेलरेशन को लेना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल बिकम 1 kg इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। यहाँ से अगर आपको 1 न्यूटन के बारे में पूछे कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। यानी कि अगर कोई फोर्स 1 किलोग्राम मास की ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे तो वो फोर्स कितना कहलाएगा? 1 न्यूटन कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम सीजीएस सिस्टम के लिए करेंगे तो मास विल बी 1 ग्राम, एक्सेलरेशन विल बी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इक्वल्स टू ma, दिस विल बिकम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डाइन। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट क्या रहती है? डाइन रहती है। अगर रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम के ग्राम बना लीजिए, 10⁻³ ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंबाइनिंग द पावर्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डाइन। सो वी कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट रिलेशन। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी ये वैल्यू चेंज करनी आपके पास आ सकती है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन रहेगी एसआई सिस्टम के लिए और डाइन रहेगी सीजीएस सिस्टम के लिए, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। नाउ वी विल डिस्कस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसको भी आपने इसी तरह से we are discussing here gravitational unit of force for SI system and for CGS system। यहाँ पर SI सिस्टम के लिए आपने 1 किलोग्राम फोर्स को डिफाइन करना है। आपने 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम की जगह क्या लेना है? 1 किलोग्राम फोर्स लेना है। देखिए कैसे, SI सिस्टम में यूनिट है 1 किलोग्राम फोर्स और CGS सिस्टम के अंदर यूनिट है 1 ग्राम फोर्स। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। एंड 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो वी कैन से, इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 ग्राम इंटू में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस? न्यूटन। So this will be 9.8 Newton. This can be written as 980 gram centimeter per second square, and this is dyne, so we can write it 980 dyne. So this is the gravitational unit of force, and this one is the ये दोनों ही ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, एक एसआई सिस्टम के अंदर और एक सीजीएस सिस्टम के अंदर। यहाँ से आपको डिफाइन करना भी आ सकता है कि डाइन को डिफाइन कीजिए। इन केस ऑफ आपको कहे कि 1 ग्राम फोर्स को डिफाइन कीजिए या 1 किलोग्राम फोर्स को डिफाइन कीजिए, तो 1 ग्राम फोर्स वो फोर्स है जो 1 ग्राम मास वाली ऑब्जेक्ट के अंदर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। या यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल यूनिट को फॉलो कर सकेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, ये चीजें इजी है बिल्कुल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स इज डिनोटेड बाय J। इम्पल्स का जो डिनोशन रहेगा दैट इज J। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। कितने टाइम के लिए कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट किया,
दैट प्रोडक्ट इज नोन एज इम्पल्स। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट रहेंगी न्यूटन सेकेंड और डायमेंशनल फॉर्मूला दैट यू हैव टू फाइंड आउट। यहाँ से आप ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सेम रहेगी जिधर आप फोर्स लगाने हैं, तो डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एसआई सिस्टम के अंदर अगर आपने यूनिट लेनी है तो न्यूटन सेकंड रहेगा, और सीजीएस सिस्टम के अंदर लेना है तो डाइन सेकंड रहेगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे एंड पी? रिलेशन क्या रहेगा दोनों के बीच में, वो करते हैं। वी हैव स्टडीड दैट इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। हम ये बात पढ़ चुके हैं, लेकिन देखिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इनटू में ये वाला टी रहेगा। ठीक है, अगर आप वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं टी विल कैंसिल आउट, वी कैन से mv minus mu and this is what? change in momentum, because mass and velocity का जो प्रोडक्ट होता है that is momentum. if we are taking m into v, v means final velocity, तो ये फाइनल मोमेंटम है, माइनस में इनिशियल मोमेंटम, तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये रिलेशन रहेगा इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में। इस रिलेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी एंड दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू मीन्स चेंज इन मोमेंटम। अगर आप यहाँ से इसके बीच में ग्राफ निकालें, इम्पल्स के लिए ग्राफ मीन्स अगर आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो फोर्स और टाइम ग्राफ जो हमें इम्पल्स देगा, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, सपोज ऐसे चल रहा है, तो किसी दो पॉइंट के बीच में जो एरिया इसने कवर किया है दैट एरिया विल गिव अस इम्पल्स। जैसे कि मैंने पीछे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ करवाया था, ये ft टाइम ग्राफ, ये एरिया जो होगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ, दिस विल प्रोवाइड अस इम्पल्स फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, और अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, एरिया कवर्ड हमें इम्पल्स देगा, बट अगर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, इस तरह से कुछ अगर चल रही है वैल्यू, तो ये वाला जो एरिया होगा दैट विल प्रोवाइड अस इम्पल्स। मींस एरिया अंडर ft ग्राफ इज इक्वल टू इम्पल्स। वेरिएबल फोर्स है तो ग्राफ ऐसे रहेगा, और कांस्टेंट फोर्स है तो ग्राफ ऐसे रहेगा। नाउ द एग्जांपल ऑफ द इम्पल्स। देखिए क्या होता है, जब भी एक क्रिकेट प्लेयर है, व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, तो अपने हाथ को लोअर करता है, ही लोअर्स हिज हैंड। वो अपने हाथों को लोअर इसलिए ले जाता है ताकि जो टाइम है, टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करवाना चाहता है। अगर वो टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करवा लेगा, तो जिस फोर्स से बॉल उसके ऊपर गिरेगी, उसके हाथों के ऊपर आकर गिरेगी, दैट फोर्स विल बी रिड्यूस, वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करा लेगा तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा और वो इंजरी से बच जाएगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि चाइना वेयर्स या ग्लास वगैरह, कप वगैरह जो हम लेकर आते हैं मार्केट से, उनको रैप किया होता है गत्ते के अंदर या किसी न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर, उसको रैप किया होता है। वो इसलिए स्टूडेंट्स से ताकि अगर वो गिर जाए तो टाइम ऑफ कांटेक्ट, जस्ट कांटेक्ट विद फ्लोर इंक्रीज हो जाता है, और जो फोर्स लगता है उनके ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वो टूटने से बच जाएंगे। व्हीकल्स के अंदर स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं ताकि जो शॉकर्स हैं उनकी हार्डनेस को क्या कर सके, वो रिड्यूस कर सके। बोगीज जो ट्रेन की होती हैं उनके साथ बफर लगाए जाते हैं इसी फोर्स को रिड्यूस करने के लिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इट इज इजी टू जंप ओवर अ फ्लोर, इट इज इजी टू जंप ओवर अ हीप ऑफ सैंड एज कंपेयर टू सीमेंटेड फ्लोर, वो भी सेम रीजन रहेगा, दैट इज ड्यू टू इम्पल्स। क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरने से टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है हमारे पास, डायरेक्ट सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेंगे तो फोर्स जो ज़्यादा है, मतलब इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप हीप है सैंड का, अगर आप उसके ऊपर गिरते हैं देन टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जब हम फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आएंगे वो वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो किसके ऊपर बेस्ड है, सारे के सारे इम्पल्स के ऊपर। तो यहाँ तक हमने इम्पल्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को लेकर चलेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक थे लीनियर मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूनिट ऑफ फोर्स,
impulse, relation between J and P, and also the application of impulse. डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि चाइना वेयर को रैप क्यों करके दिया जाता है, लोअर क्यों करता है क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड्स को जब वो बॉल को कैच करने की कोशिश करता है। तो इस टाइप से आपके अगर यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो उसके लिए टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। जिस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, सिमिलरली फोर्स और टाइम के बीच का जो एरिया होगा, whether the force is constant or it is variable, this will provide us impulse। ये चीजें भी आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।